हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे संविधान के भाग नंबर 1 की, जिसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से 4। अपन आज की क्लास में बात करेंगे अनुच्छेद भाग नंबर 1 की और अनुच्छेद 1 से 4 की। इससे पिछली क्लास में अपन ने बात की थी सभी भागों की। कौन से 1 से 12 भाग 22 भागों की। 1 से 22 भागों के अंदर अपने बताया था कि कौन से भाग के अंदर कहां से कहां तक अनुच्छेद हैं। तो ये क्लास एक परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक भारत का नागरिक होने के नाते अपन को एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में। तो एक वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज की तो सभी को जानकारी होनी चाहिए, चाहे इससे किसी का मतलब हो या न हो। तो आज की क्लास में बात करेंगे भाग नंबर 1, जो कि कौन सा है, भाग 1, संविधान का भाग 1। भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ मीन्स केंद्र सरकार, राज्य क्षेत्र अपने सभी संघ मतलब राज्य के क्षेत्र, संघ के सभी राज्य का क्षेत्र। तो इसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहले चर्चा करेंगे इसमें 1 से 4 अनुच्छेद तक। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 1 में है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। राज्यों का क्या है? उल्लेख। अपन बात करें अपने भारत के अंदर कितने संघ है और कितने राज्य क्षेत्र है, मतलब कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। अपने भारत के अंदर है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। पहले बहुत पहले यहां से तो क्वेश्चन पूछ लेता था सीधा सीधा, लेकिन अब यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता। अपने भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी है। ठीक है, आगे बात करें कि अपने भारत के अंदर जो भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया है। अपने भारत के जो अनुच्छेद है उसके 1 के अंदर भारत को 2 नामों से संबोधित किया है। एक तो भारत और दूसरा है इंडिया। एक अपना भारत और एक इंडिया। अपने भारतीय संविधान में कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख, हिंदुस्तान शब्द का कहीं पर भी क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। यह चीज याद रखना, हिंदुस्तान शब्द का कहीं पर भी अपने भारतीय संविधान में कहीं पर भी इसका संबोधन नहीं हुआ। किन किन नामों का संबोधन हुआ है? एक इंडिया शब्द का और एक भारत शब्द का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के नए राज्य का गठन किया जाता है, किसी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है, तो उसको कौन से अनुच्छेद के में शामिल किया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 1। जब किसी राज्य या किसी अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया जाता है तो उसको अनुच्छेद 1 में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। जब कभी भी नए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को, यूटी लिख देता हूं, केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है तो उसको गठन किया जाता है, तब उसको कौन से अनुच्छेद में शामिल किया जाता है? तब उसको अनुच्छेद 1 में शामिल किया जाता है।
जब कभी भी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन करेंगे तो उसको अनुच्छेद 1 में शामिल कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत ये अपना संघ है, भारत एक संघ है, उसमें अनुच्छेद 1 के अंदर जो भारत के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं करके यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं करके कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये यूनियन ऑफ स्टेट शब्द कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि भारत का जो संघ है, जो अपने राज्यों से अधिक शक्तिशाली क्या है? भारतीय संघ है। केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होगी किसकी तुलना में? राज्यों की तुलना में। मतलब कि राज्यों से अधिक शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास। तो ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। कौन से शब्द? यूनियन ऑफ स्टेट। इसी कारण भारतीय संघ को क्या कहा जाता है? इसी कारण भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ठीक है, जैसे अपन तुलना करें, अपना अमेरिका है, अमेरिका में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अमेरिका की जो केंद्र सरकार है उसकी तुलना में उनकी राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं वो अधिक शक्तिशाली होंगी। बल्कि अपने केंद्र में ऐसा नहीं, अपने भारत में ऐसा नहीं है। अपने भारत में राज्यों से अधिक शक्तिशाली केंद्र सरकार है। वो कौन से शब्द के कारण है? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द के कारण, जो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब मेरे को बताओ, एक बार देखते हैं। जब भी हम किसी नए राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश का गठन करेंगे तो उसको कौन से अनुच्छेद में अपने आप शामिल हो जाएगा? वो अनुच्छेद नंबर 1 में। बात करें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से अनुच्छेद में आएंगे? अनुच्छेद नंबर 1 में। ठीक है, यहां तक। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 की। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश। भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश किस आधार पर कर सकते हैं? ये शक्ति किसको प्राप्त है? इसकी चर्चा करेंगे। जो अपना भारत संघ है उसमें नए राज्य, नए क्षेत्र का प्रवेश किस आधार पर किया जा सकता है? ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। संसद चाहे तो किसी क्षेत्र को अपने अधिकार से, प्रवेश से बाहर भी कर सकती है और भारत के अंदर भी प्रवेश भी कर सकती है। तो ये निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे संसद युद्ध में जीते गए किसी भी क्षेत्र को भारत के अंदर क्या कर सकती है? शामिल कर सकती है। पॉइंट नंबर 1 कौन सी? किन आधार पर? युद्ध में जीते गए किसी भी क्षेत्र को भारत के अंदर शामिल कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद शामिल कर सकती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, जो स्वेच्छा से किसी भी राज्य या किसी भी देश को अपने अंदर शामिल करना। किसी भी देश की मान लो कि स्वेच्छा है, अपनी खुद की इच्छा है किसी राज्य की, किसी देश की, कि वो भारत के अंदर शामिल होना चाहता है, तो उसको भी क्या कर लेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत भारत के अंदर शामिल कर लेंगे। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? स्वेच्छा से भारत में प्रवेश या शामिल। ठीक है, ये कि कोई भी राज्य भी हो सकता है और कोई देश भी हो सकता है।
आगे बात करें पॉइंट नंबर 3 की, ऐसा कोई क्षेत्र जो जिस पर कोई भी राज्य या कोई भी देश अपना दावा नहीं बोलता। मतलब कि ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसी कोई जगह जिसके लिए कोई भी राज्य या कोई भी देश ये दावा नहीं करता कि ये जगह हमारी है, ये क्षेत्र हमारा है न, तो उसको भी क्या अपनी संसद चाहे तो भारत के अंदर क्या कर सकती है, शामिल कर सकती है। क्या हुआ, ऐसा क्षेत्र जिस पर कोई भी दावा नहीं करता हो, उसको भी क्या कर लेंगे, भारत की संसद उसको भी क्या कर सकती है, अपनी भारत में शामिल कर सकती है। कौन, भारत की संसद। अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य हो सकते हैं, कोई देश हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी भारत की संसद क्या कर सकती है, उनको प्रवेश दे सकती है। किस आधार पर, जैसे कि भारत के साथ किसी का युद्ध हो गया, मान लो अपने नल्ला पाकिस्तान के साथ ही हो गया, तो उस युद्ध के अंदर अपन कोई जगह जीत ली, तो उस क्षेत्र को जीत लिया, किसी भी क्षेत्र को जीत लिया, तो उस क्षेत्र को अपन भारत की संसद है ना, चाहे तो अपने भारत में शामिल भी कर सकती है, चाहे तो नहीं भी करे। तो अपन तो करेंगे, पता ही है। तो अपने भारत के अंदर संसद क्या कर सकती है, उस क्षेत्र को शामिल कर सकती है। ऐसा कोई राज्य या कोई भी देश जो खुद की इच्छा है कि वो भारत में शामिल होना चाहता है, तो उसको भी संसद क्या कर सकती है, अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल कर सकती है। तीसरा, ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर कोई भी राज्य अपना दावा नहीं करता हो, कोई भी देश अपना दावा नहीं करता हो, उसको संसद क्या कर सकती है, अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल कर सकती है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की। अनुच्छेद 3 भारत संघ में नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 2 में तो क्या था, राज्यों का प्रवेश था, और इसमें क्या करेंगे, राज्यों का गठन करेंगे। राज्यों का गठन करने की शक्ति किनके पास है, भारत की संसद को। राज्यों को प्रवेश करने की शक्ति भी किसके पास है, भारत की संसद को। यह अधिकार भी किसको प्राप्त है, भारत की संसद को प्राप्त है। अपनी भारत की संसद चाहे तो किसी भी राज्य को गठन करके बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य को घटा भी सकती है। 2 राज्यों का विलय भी कर सकती है, और एक राज्य के 2 राज्य भी कर सकती है। तो किस किस आधार पर कर सकती है, ये बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक या एक से अधिक राज्यों को विभाजित करके एक या एक से अधिक राज्य बना सकती है। एक या एक से अधिक राज्यों को विभाजित करके एक या एक से अधिक राज्यों को विभाजित करके एक या एक से अधिक राज्यों को विभाजित करके एक या एक से अधिक नए राज्यों का गठन कर सकती है। यह अधिकार किसको प्राप्त है, ये अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। ठीक है, और किस आधार पर कर सकती है, दूसरा मतलब कि एक राज्य या एक से अधिक राज्य के एक भी और या एक से अधिक उसके विभाजित करके अनेक राज्य भी उसके क्या कर सकते हैं, राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, अब आगे बात करें और किस आधार पर कर सकती है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। संसद चाहे तो किसी भी
राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है और संसद चाहे तो किसी भी राज्य को क्या कर सकती है, क्षेत्रफल को घटा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा भी सकती है। भाई दोनों अधिकार है संसद को। संसद चाहे तो किसी भी राज्य को क्षेत्रफल को घटा भी सकती है और एक राज्य के क्षेत्रफल को क्या कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। आगे बात करिए, संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। और संसद चाहे तो क्या कर सकती है, किसी भी राज्य का क्या कर सकती है, और क्या कर सकती है बताओ, किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। राज्य का नाम भी बदल सकती है। क्या कर सकती है, किसी भी राज्य का क्या कर सकती है, नाम भी बदल सकती है। बात करें भारत संघ में नए राज्यों का गठन। यह नए राज्यों का गठन केवल और केवल ये शक्ति किनको प्राप्त है, भारत की संसद को। भारत की संसद चाहे तो किसी भी एक या एक से अधिक राज्यों को क्या कर सकती है, एक से अधिक राज्यों में क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रफल को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। यह शक्ति किसको प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को। कौन से अनुच्छेद में आएगा गठन की बात होगी, तो अनुच्छेद नंबर 3 में। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद 3 से पहले बात कर लेते हैं कि नए राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। नए राज्यों का कोई भी गठन किया जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्णानुमति से प्रस्ताव लाया जाता है और जिस भी राज्य के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव को सबसे पहले कहाँ भेजेंगे, उस राज्य की विधानसभाओं में भेजेंगे। उस विधानसभा के अंदर एक निर्धारित समय दिया जाता है। यदि उस निर्धारित समय के अंदर वो प्रस्ताव यदि पेश नहीं होता है, पारित नहीं होता है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, स्वतः पारित मान लिया जाएगा। और फिर वो प्रस्ताव कहाँ विधानसभा से कहाँ रखा जाएगा, भारत की संसद के अंदर रखा जाएगा। भारत की संसद में दोनों सदनों के द्वारा जो सामान्य बहुमत है उसके द्वारा उसको क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। और वहां से पारित होने के बाद इस प्रस्ताव को कहाँ भेजा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और जब भारत का राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, तब क्या मान लिया जाएगा कि नए राज्य का गठन हो चुका है। ये क्या थी, नए राज्य के गठन की प्रक्रिया। कैसे, सबसे पहले एक बार दोबारा देखिए, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। और जिस राज्य के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा उसको उस राज्य की विधानसभा में भेजा जाएगा। उस राज्य की विधानसभा उसको यदि निर्धारित समय में पारित नहीं करती है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, स्वतः पारित मान लिया जाएगा। और फिर उसको कहाँ रखा जाएगा, भारत की संसद के अंदर रखा जाएगा। भारत की संसद के दोनों सदन इसे सामान्य बहुमत से पारित करने के बाद इसको कहाँ भेजा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब इस पर भारत का राष्ट्रपति क्या कर देगा, साइन कर देगा, तब क्या मानेंगे कि एक नए राज्य का क्या हो गया, गठन हो गया। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की। अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 में क्या है कि जब भी नए राज्य का गठन होगा उसे संविधान संशोधन
ने मानकर सामान्य विधि माना जाएगा। मतलब कि जब भी किसी राज्य का गठन होगा उसको संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, उसको सामान्य माना जाएगा। लेकिन परंतु जब भी भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य राज्य को दिया जाता है या किसी अन्य दूसरे राज्य का कोई भी क्षेत्र या किसी देश का कोई भी राज्य जब भी भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाता है या किसी दूसरे देश का कोई भी क्षेत्र भारत के अंदर शामिल किया जाता है तो वो संविधान संशोधन के तहत माना जाएगा। और संविधान संशोधन कौन से भाग में है? भाग नंबर 20 में। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 368 के तहत। आप मेरी बात समझे क्या? जब भी नए राज्य का तो गठन होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य का, अपने देश के भारत की बात कर रहे हैं, राज्य का गठन होगा तो वो कौन सी किस में आएगा? संविधान संशोधन को नए मानकर क्या माना जाएगा? सामान्य विधि संशोधन माना जाएगा। लेकिन भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाता है या दूसरे देश का कोई भी क्षेत्र भारत के अंदर आएगा तब उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। संविधान संशोधन कौन से? भाग 20 में। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन कौन किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत माना जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। जब भी भारत का कोई भी क्षेत्र दूसरे देश को दिया तथा लिया जाता है तब उसे संविधान संशोधन के तहत माना जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत क्या है? किसी भी अनुच्छेद को क्या कर सकते हैं? किसी भी संविधान संशोधन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो कौन से है? भाग नंबर 20 में। आज की क्लास में अपन ने बात की भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान में भी भाग नंबर 1 की, जिसमें किसकी चर्चा हुई? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंदर कितने हैं? भाग नंबर 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चाएं की गई है। 1 से 4 तक है, उनकी अपने विस्तार से चर्चा की। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए भारत संघ में नए राज्यों का क्या है? गठन है। अनुच्छेद 4 में क्या है? जब भी किसी नए राज्य को गठन किया जाएगा तो वो सिर्फ संविधान संशोधन में नया का क्या किस में आएगा? सामान्य विधि में माना जाएगा। लेकिन किसी देश को अपने देश का कोई क्षेत्र दिया जाता है कि किसी दूसरे देश का कोई क्षेत्र भारत के अंदर लिया जाता है तो वो कोई किस में माना जाएगा? अनुच्छेद नंबर 368 के तहत, संविधान संशोधन के तहत। लेकिन सिर्फ किसी राज्य का किया जाएगा तब कहाँ माना जाएगा? अनुच्छेद नंबर 4 के तहत। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये भाग नंबर 1 संविधान का समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेल डन।